नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू चौहान और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में द पॉइंट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, यहां पर हम 12th की ज्योग्राफी का जो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उसको कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका दूसरा अध्याय है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण के बारे में। तो धरातल पर रहने वाले कुल लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? तो धरातल पर रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या वितरण कहते हैं। दूसरा आता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं अगर आता है, तो दो समयांतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को, कैसा परिवर्तन? शुद्ध परिवर्तन। तो दो समयांतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। चलिए बात करते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। तो धरातल पर रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण की अनेक विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो 10% स्थल पर निवास करती है। तो जो 90% लोग हैं ना, वो कहाँ रह रहे हैं? 10% स्थानों पर सिर्फ रह रहे हैं, बाकी 90% खाली है। विश्व के 10 सर्वाधिक देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व के जो 10 सर्वाधिक देश हैं वहां पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास कर रही है। एशिया में 6 देशों में जनसंख्या सबसे अधिक है। जो वो 10 देश हैं उसमें से 6 देश एशिया के, जिसमें से चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर, और यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण कम होता है। अब देखिए कि उत्तर व दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, नॉर्थ, उत्तर ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, मरुस्थलीय क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोगों को रहना कम पसंद है, इसलिए वहां जनसंख्या वितरण बहुत कम होता है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण अधिक होता है, इसी कारण लोग अधिक स्थानों पर कम और कम स्थानों पर अधिक निवास करते हैं। अब मैदानी क्षेत्र क्या है कि जैसे अपना दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ की मृदा उपजाऊ होती है, इसलिए लोग सबसे ज्यादा इधर बसते हैं, ना कि पहाड़ों पे, मरुस्थलीय क्षेत्रों पे, ध्रुवों के निकट। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक एवं दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम पाई जाती है। चलिए, जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो पहला है वह क्षेत्र जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र, एक पर्टिकुलर क्षेत्र जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, वो क्या कहलाता है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के भाग, ये क्या है? सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। वह क्षेत्र जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 11 से 50 व्यक्ति निवास करते हैं, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 11 से 50 व्यक्ति निवास करते हैं, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए एशिया में पश्चिम चीन, दक्षिणी भारत, यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन है। चलिए तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। वह क्षेत्र जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति से भी कम लोगों का निवास होता है, विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों के निकट कोई रहना पसंद करेगा नहीं, तो इसलिए वहां जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक व्यक्ति से भी कम होता है, वहां सिर्फ रिसर्च के लिए लोग जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र ले लीजिए, मरुस्थलीय क्षेत्र सहारा, थार, रेगिस्तान, ऐसे क्षेत्रों में कोई रहना पसंद करे नहीं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिसमें से पहला कारक आता है भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक के अंतर हम देखेंगे जल की उपलब्धता। तो लोगों का निवास उस स्थान पर अधिक होगा जहां जल आसानी से मिलता है, क्योंकि लोग अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? दैनिक जीवन में जल का उपयोग करते हैं, और अधिकतर नगर हम देखेंगे कहाँ स्थित है? तो नदियों के किनारे। तो जहां जल उपलब्ध होगा लोगों का निवास भी होगा, जनसंख्या वितरण भी होगी, अधिक होगी। अगला पॉइंट है भू आकृति। पर्वतीय, पठारी तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में लोग रहना कम पसंद करते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोग बहुत ज्यादा अधिक निवास करते हैं, क्योंकि वहां की भूमि क्या होती है? उर्वरक होती है और कृषि की जा सकती है, लोग आसानी से रह सकते हैं। पर्वत घाटियों पे नहीं रह सकते ना ढंग से, इसलिए नदियों के किनारे अधिकतर शहर बसे हुए हैं। चलो जलवायु की बात करते हैं। तो जलवायु में लोगों का निवास उस स्थान पर अधिक होता है जहाँ अनुकूल जलवायु पाई जाती है। अब मान लीजिए कि आपको अधिक ठंडे इलाकों में भेज दिया तो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर गर्म इलाके में भेज दिया तो नहीं। तो जहाँ पे अनुकूल जलवायु पाई जाती है, लोगों का निवास वहीं होता है, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। चलिए मृदा की बात करते हैं। तो लोगों का निवास उस स्थान पर अधिक होता है जहां मृदा उपजाऊ होती है। अगर मृदा उपजाऊ होगी तो लोग वहां पे क्या करेंगे? खाद्यान्न एवं फसलें पैदा करेंगे, ताकि वो लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो इसलिए मृदा जनसंख्या वितरण में अपना
महत्वपूर्ण योगदान देती है। खनिज की बात करें, लोगों का निवास उस स्थान पर अधिक हो जाएगा जहां पर खनिज पाया जाता है, क्योंकि रोजगार की तलाश में लोग वहां पे जाएंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में खनिज पहला आता है। लोगों का निवास उस स्थान पर अधिक होगा जहां पर खनिज पाया जाता है, क्योंकि रोजगार की तलाश में लोग वहां पे प्रवास करते हैं। आर्थिक कारक में खनिज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में उस स्थान पर जाते हैं। नगरीकरण की बात करते हैं तो ग्रामीण की अपेक्षा लोग नगरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि नगरों में आसानी से रोजगार मिल जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। चलिए, औद्योगिकरण की बात करते हैं तो औद्योगिकीकरण के कारण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। यही मुख्य कारण है कि अधिक जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। अब गरीब मजदूर लोग हैं, कहाँ आते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में, ताकि वहां पे आसानी से उन्हें रोजगार मिल सके। ठीक है। तीसरा कारक बनता है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब धार्मिक कारक की बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण में धार्मिक कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों का निवास उस स्थान पर अधिक होता है जहां धार्मिक शांति होगी। अब जहां डेली धार्मिक अशांति बनी रहती है, उस क्षेत्र में कोई रहना पसंद करेगा नहीं, तो वहां पर जनसंख्या वितरण कम होगा, और जहां धार्मिक शांति है वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक कारक के बारे में देख लेते हैं। जब किसी देश में गृह युद्ध या अशांति फैली होती है तो उस क्षेत्र की जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करेंगे। दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार देखेंगे तो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। अब प्राकृतिक वृद्धि कैसे होती है? जब जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को हम देखते हैं तो प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। दो समय अंतरालों के बीच जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसका फॉर्मूला है प्राकृतिक वृद्धि बराबर में जन्म माइनस मृत्यु। ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है? तो दो समय अंतरालों के बीच जन्म और मृत्यु तथा आप्रवास और उत्प्रवास के अंतर से जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहते हैं। उसमें क्या था? प्राकृतिक वृद्धि में जन्म और मृत्यु, लेकिन वास्तविक वृद्धि में क्या आगे जुड़ गया? आप्रवास और उत्प्रवास। जन्म मृत्यु तो है ही है, साथ में आप्रवास, आके लोग बस रहे हैं और जा रहे हैं, उत्प्रवास, तो उनसे जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहते हैं। अब धनात्मक वृद्धि कब होगी? कॉमन सेंस लगाइए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तीसरा पार्ट है। तो दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगा तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी, तो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि कहेंगे। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के बारे में देखते हैं तो दो समय अंतरालों के बीच मृत्यु दर जो होगी जन्म दर से अधिक होगी तो क्या कहलाएगा? वो ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक के बारे में। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं। पहला है जन्म दर। तो जन्म दर के अंदर आता है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए कुल जीवित बच्चों की संख्या को अवशोधित जन्म दर कहते हैं, और जनसंख्या परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा आता है मृत्यु दर। प्रति 1000 लोगों के पीछे मृतकों की, मरे हुए कुल लोगों की संख्या को अवशोधित मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। पहले में क्या था? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए कुल बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? अवशोधित जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों के पीछे मृतकों की संख्या, जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या को अवशोधित मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। प्रवास, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। लोग बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं, और ये जनसंख्या परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, प्रवास की बात करते हैं तो जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अच्छा, एक होता है उद्गम स्थान। उद्गम स्थान वह स्थान जहां से लोग प्रवास या गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं। गंतव्य स्थान, वह स्थान जहां पर लोग प्रवास करके जाते हैं या आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। उद्गम और गंतव्य में समझ में आ गया। उद्गम जहां से लोग जा रहे हैं प्रवास करके, गमन करके, और जहां पे आके बस रहे हैं उसे गंतव्य कहते हैं। आप्रवास की बात करें तो वह स्थान जहां लोग आके बसते हैं उसे आप्रवासी कहते हैं। वह स्थान जहां पे आके लोग बसते हैं उसे आप्रवासी कहते हैं। और उत्प्रवास, वह स्थान जहां से लोग प्रवास करते हैं उन लोगों को उत्प्रवासी कहते हैं। वह स्थान जहां से लोग प्रवास करते हैं और उन लोगों को हम क्या कहते हैं? उत्प्रवासी कहते हैं। चलिए, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला क्या है? प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में वह स्थान जहां पर लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिलती तो लोग उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। इसे प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। और ये प्रमुख कारक हैं रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां, बेरोजगारी, प्रतिकूल जलवायु, महामारियां, आर्थिक पिछड़ापन। जिन क्षेत्रों में ये सब रहेगा लोग वहां पर रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। रहन सहन की निम्न दशाएं, नहीं रहना पसंद करेंगे। प्रतिकूल जलवायु है, नहीं रहना, महामारी फैल रही है, नहीं रहना पसंद करेंगे। बेरोजगारी है, नहीं रहना पसंद करेंगे। तो क्या ये सब प्रतिकर्ष कारक है प्रवास के। ठीक है, वहां पे लोग प्रवास कर जाते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं। दूसरा आता है अपकर्ष कारक। वह स्थान जहां पर लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो लोग वहां पे जाके बसते हैं। शहरों में क्या करते हैं? इन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो लोग शहरों में आके बसते हैं। इसे प्रवास के अपकर्ष कारक है। अब अपकर्ष कारक क्या है? काम के बेहतर अवसर मिलना, रहन सहन की अच्छी दशाएं होना, अनुकूल जलवायु प्राप्त होना, जीवन की संपत्ति, शांति आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में पहला पॉइंट आता है, वर्तमान में पृथ्वी की जनसंख्या 600 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है, लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व जनसंख्या लगभग 80 लाख थी। 8000 से 12000 वर्ष पूर्व जनसंख्या की कितनी थी? 80 लाख थी। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 1750 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। जब शुरू का काल था, आरंभिक काल, उस टाइम जनसंख्या क्या थी? धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान जनसंख्या जो है आश्चर्यचकित दर से बढ़ी है, बहुत आश्चर्यजनक तेजी से दर से बढ़ी है, बहुत ज्यादा तेजी से। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में जो है ऋणात्मक संबंध है। इसी कारण विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक पाई जाती है। ठीक है, विश्व में जनसंख्या परिवर्तन की दर निम्न है, फिर भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व में जनसंख्या परिवर्तन की दर जो है निम्न है, फिर भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जब निम्न वार्षिक दर बहुत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इसमें कुल जनसंख्या का विशाल परिवर्तन होता है। तो यह है जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। दोस्तों बात करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो वह विकास जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के किया जाए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। जनांकीय चक्र क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है और उस क्षेत्र में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण, जनांकीय चक्र कहते हैं। ठीक है, ये जनांकीय चक्र है और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख के जनसंख्या संसाधनों का उपयोग करना, वो क्या कहलाता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। चलिए बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में। तो पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था में क्या है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते। जीवन प्रत्याशा जो है निम्न होती है। द्वितीय अवस्था क्या है? इस अवस्था में जन्म दर उच्च रहेगी लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाती है? नीचे चली जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है। स्वास्थ्य संबंधी व स्वच्छता संबंधी दशाओं में क्या आ जाता है? सुधार आ जाता है। चलिए बात करते हैं तृतीय अवस्था यानी तीसरी अवस्था। इस जन्म दर में क्या है कि इस अवस्था में क्या है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है और लगभग संतुलित हो जाती है, संतुलित अवस्था में आ जाती है। इसलिए जनसंख्या जो है स्थिर हो जाती है या बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है और तकनीकी ज्ञान के कारण अपने परिवार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये हमारा चैनल है, सपोर्ट करिए। बस खुश रहिए, पढ़ते रहिए।